हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। स्वागत है आपका हमारे अपने खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ जनता तक में। आज हम राजनांदगांव के अपने दावत स्टूडियो में ऐसी शख्सियत को बुलाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो परिचय के मोहताज भी नहीं है। जी हाँ, जिनका शहर में वार्ड नंबर 13 में एक ही डंका बजता है वो है हफीज़ खान जी, जो लगातार 5वीं पारी इस बार पार्षद की फिर से उनकी दावेदारी है और दावेदारी के साथ एक विकास कार्यों की गाथा के रूप में एक पुस्तक हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, जिनके विकास कार्य अनेकों गिनाए नहीं जा सकते, इतने विकास कार्य उनके द्वारा किए हुए हैं। हफीज़ खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनांदगांव का वार्ड नंबर 13 जो कि गौरी नगर वार्ड है और जो कि हफीज़ खान के वार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कैसा जनता का प्रेम है आपके प्रति जो कि लगातार जीत अजय पार्षद आपको कह सकते हैं? निश्चित ही गौरी नगर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जो एक गंदी बस्ती उन्मूलन योजना के अंतर्गत आती थी। वहाँ के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर हर संघर्ष में मेरे साथ रहे हैं। आज मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ उस मुकाम में बहुत बड़ा योगदान वहाँ के नागरिकों का है। उन्होंने अपना समय छोड़कर मुझे संघर्ष के लिए दिया, चाहे वो रेल रोको आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे नगम का घेराव के माध्यम से हो, चाहे विद्युत विभाग का घेराव के माध्यम से हो, चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव के माध्यम से हो। जो भी समस्याओं के लिए मैंने संघर्ष किया उन लोगों ने मेरी मदद किया और मुझे इस लायक बनाया और मैं उस वार्ड के सभी नागरिकों का जीवनतः ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है और आखिरी अपने अंतिम सांसों तक उनके हर विकास कार्य के लिए संघर्ष करते रहूँगा। विकास कार्यों के लिए हफीज़ खान जी अपने वार्डवासियों के लिए खुद ही संघर्ष करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए वे पार्षद पद के रूप में ही जन सेवा करने का एक मनसा रखते हैं। हफीज़ खान जी से हम ये जानेंगे कि पिछले 4 बार के पार्षद में अनेकों विकास कार्य सर आपके द्वारा किए गए हैं, जो कि ये एक गाथा के रूप में आपकी एक पुस्तक हमारे सामने मौजूद है। अगली बार पार्षद पद में रहने के बाद ऐसा कौन सा बड़ा काम होगा जो आपके द्वारा किया जाएगा? मेरे द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, जो मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर मैंने जब चुनाव लड़ने के पहले ही मैंने एक कार्यक्रम निर्धारित किया था कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या तकलीफ़ है, उसे हमें करना चाहिए। इसको लेकर मैंने सबसे पहले पानी के लिए संघर्ष किया, लोगों के घर तक के नल पहुंचाया। जहां पर एक नल था उस वार्ड में, जब पहली बार जब मैं वहां से जीता था, मैं आज सैकड़ों नल वार्ड उस वार्ड में हैं। तालाब मैंने संघर्ष करके वहाँ पर एक तालाब का निर्माण कराया है। उस तालाब से अब निकासी हो रही है लोगों की और किसी भी व्यक्ति को पानी की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक वहाँ पर जब वोल्टेज की प्रॉब्लम होती थी, स्टेशन पारा वार्ड में एक ट्रांसफार्मर लगा था और गौरी नगर वार्ड में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा था। आज लगभग गौरी नगर वार्ड में 15-20 ट्रांसफार्मर के माध्यम से विद्युत का संचालन हो रहा है और लोगों को लाइट की व्यवस्था की प्राप्त हो रही है। जहाँ तक वहाँ एक स्कूल नहीं था, हमारे संघर्ष के माध्यम से प्राथमिक शाला खोल गई, हमारे संगठन के माध्यम से पूर्व माध्यमिक शाला हो गई और आने वाला जो मेरा प्रोजेक्ट मेन रहेगा वह प्रोजेक्ट रहेगा वहाँ पे हाई स्कूल खोला जाए। जहाँ तक हम लोगों ने संघर्ष किया, आज अंडरब्रिज मेरे साथियों और गौरी नगर के उन व्यक्तियों का संघर्ष का परिणाम है कि वहाँ एक अंडरब्रिज के निर्माण हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं आने वाले समय में इतना विश्वास दिलाता हूँ कि समद भाई के कार्यकाल में जो अस्पताल बना हुआ है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन जानबूझ के सरकार बदलने के कारण आज तक वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, उसको मैं तत्काल नियुक्ति के लिए संघर्ष करूँगा। साथ ही मेडिकल यूनिट जो कांग्रेस सरकार के समय माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था, उस मेडिकल यूनिट की गाड़ी को जो मैदान में रहती थी, उस गाड़ी को भी सरकार बदलने के बाद बंद करा दिया गया है। उस गाड़ी को भी मैं तत्काल प्रारंभ करने के लिए संघर्ष करते रहूँगा और गौरी नगर के हर उन नागरिकों का जिनके दुख सुख में
ज़रूरत मुझे मेरी रहती है उसको मैं हमेशा अपने मरते दम तक के निभाते रहूँगा। तो बताना चाहेंगे कि हफीज़ खान जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने वार्ड वासियों की बखूबी मदद की। उनको राशन से लेकर हर चीज़ से लेकर सुनने में आता है कि पैसा तक जिसकी जैसी ज़रूरत थी उनके द्वारा दिया गया। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, इलाज के लिए मदद की गई। तो हफीज़ खान जी से हम जानेंगे कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सत्ता अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में नेता प्रतिपक्ष रहे। निगम की जानकारी बखूबी जानते हैं, निगम की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। आपके वार्ड वासियों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष रहने पर ऐसी कौन सी मजबूरी, परेशानी देखी गई, सत्ता सरकार की ऐसी कौन सी लापरवाही देखी गई जिसको आप अब अनदेखा नहीं कर सकते और उनके लिए बिल्कुल जूझ के काम करेंगे? जब मैं नेता प्रतिपक्ष था उस समय हमेशा वार्ड के साथ साथ पूरे राजनांदगांव शहर की वार्डों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करता था। और भारतीय जनता पार्टी की महापौर शोभा सोनी उस टाइम बैठी थी। उस समय काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ करता था और उस भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर मैंने जब एलम में भ्रष्टाचारी की गई थी तो मोहारा में छापा मारकर उसकी जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट का आने के बाद उस एलम को निरस्त किया गया कि ये ख़राब क्वालिटी की है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है और ठेकेदार को हमेशा के लिए राजसात किया गया था। स्कूल में जब ठेका की गई थी, जहाँ पर कुछ मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने चैनल वाला का ठेका ले रहे थे, मेरे द्वारा उस बात को लेकर आवाज़ उठाई गई, संघर्ष की गई, तो उसमें शोभा सोनी को मजबूर होकर अपने चेयरमैनों को हटाना पड़ा। ये मुख्य चीज़ था। मूलभूत सुविधाएँ जिस वार्डों में सफाई व्यवस्था है हमेशा अव्यवस्थित रहती थी और वहाँ पर कर्मचारियों की कमी थी, ऐसे वार्डों पर हमने ठेका से के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनको आगाह करते रहा और संघर्ष करते रहा। बाढ़ आया हुआ था जहाँ पर कहना चाहिए कि एनीकेट का निर्माण किया गया था। वो एनीकेट का निर्माण जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था, उस एनीकेट में जब पानी आई बारिश के समय में तो पुल का आधा हिस्सा बह गया था। उसके लिए भी हमने आवाज़ उठा और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। जहाँ तक कोरोना काल की बात है तो ऊपर वाला कभी ऐसा काल नहीं आए जो भयावह, और आज भी लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि वो जो दिन देखे हैं वो दिन दोबारा देखना पड़े। मैं एक श्रमिक बहुल क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आया हूँ और उनके बीच में पला हूँ, पढ़ा हूँ और बढ़ा हुआ हूँ और इस मुकाम पर आज पहुँचा हुआ हूँ। तो मुझे इस बात से निश्चित ही एकदम अंदर तक के उनकी तकलीफ़ों को समझने की एक शक्ति थी। उसके आधार से मैंने देखा कि जिनकी ठेलाएँ बंद हो चुकी थी, जिनकी पान ठेला बंद हो चुकी थी, जिनका रिक्शा बंद हो चुका था, उनके पास आर्थिक रूप से पैसा भी नहीं थे, उनके पैसा ख़त्म हो गए थे। जिनके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं था, उनके यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने जब इन सब को देखा तो मैंने आर्थिक रूप से गौरी नगर और भी बाहर के लोग आए थे, उन सबको लगभग 10 लाख रुपए अपने स्वयं के खाते से निकाल कर सबको बांटा था और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिला था। और उस बात को आज भी लोग याद करते हैं और मुझे हमेशा दुआ दिया करते हैं और उनका दुआ और आशीर्वाद आज मुझे हर मुकाम पर आगे बढ़ाने लेकर निरंतर चलते आ रहे हैं। आगे जीतने के बाद और ऐसे कोई सी खास काम जो है आदमी जो एक बोलते हैं ना बेस बना के रखता है कि हमको इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है या ज़्यादा काम करना है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं दावा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां बुलाकर जनता की समस्याओं के संबंध में कुछ कहने का अवसर दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एक संवैधानिक पद पर था। अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते जनता की समस्याओं को उठाने के लिए एक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने पद का निर्वाह कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हम हर बातों को जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी तो लोग कहते थे कि यहाँ के विभाग को उठाकर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बाहर ले गया गया। लगभग 1 साल 2-3 महीना होने जा रहे हैं।
आज तक के एक विभाग आज राजनांदगांव में स्थापित नहीं किया गया है। दूसरी बात, इन्होंने किसान के मुद्दा को लेकर अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आ गई, हम 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। आज किसान को 31 रुपये क्विंटल में धान नहीं खरीदा जा रहा है, उनके पैसे को रोक दिया जा रहा है। जहाँ तक आर्थिक वित्तीय व्यवस्था को लेकर बात कही जाती है, तो आज नगर निगम में जो पुराना पार्षद लोग हैं जिनका कार्यकाल अभी पूर्ण हो चुका है, उनको लगभग 12 महीने का मानदेन आज उनकी सरकार आने के बाद आज तक नहीं मिला है। तो मैं इन सब बातों को लेकर, साथ ही राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर और प्रदेश की हर समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और जनता के माध्यम से ये आगाह करूंगा सरकार को, खास करके इस यहाँ के विधायक और इस प्रदेश के आज सभापति छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उनको आगाह करूंगा कि आपने यहाँ के लगभग 4 बार के विधायक रह चुके हो और आपके विधायकी काल में राजनांदगांव का कोई विकास लोगों को दिखता नहीं है, केवल बिल्डिंगें दिखती है और कोई चीज़ दिखता नहीं है। आम जनता की जो सुविधाएं के लिए या लाभ के लिए जो विकास होना चाहिए उसे करें। एक भी उद्योग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा आज तक नहीं कराया गया है, जो यहाँ की युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कॉलेज यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा अध्ययन के लिए नहीं कराया गया, बल्कि मैं माननीय भूपेश बघेल जी से का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक स्कूल खोली गई है। मैं भूपेश बघेल जी को ये भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर गरीब बस्तियों में, जहाँ पर लोगों को बीपी की दवाई खरीदना पड़ती है, जहाँ पर लोगों को शुगर की दवाई खरीदनी पड़ती थी, डॉक्टर को 100 रुपये देना पड़ता था चेकअप के लिए, आज फ्री में मेडिकल के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि 1 साल हो गया है, राजनांदगांव में जितनी भी जो बातें कही गई थी कि हम कि यहाँ के कार्यालय को यहाँ स्थापित करेंगे, उन कार्यालय को यहाँ लाकर दिया जाए ताकि आने वाले समय के यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त हो। पद तो लोगों को बहुत मिल जाता है, पैसा भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है दुआएं। लोगों का आशीर्वाद हमेशा से हफीज़ खान जी के लिए बना रहा और आगे भी जनता का प्रतिसाद इसी तरीके से उनके एक परिवार के रूप में, वार्ड वासियों के रूप में बना रहेगा। दावा न्यूज़ में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से।